हियर जस्ट 4 मंथ लेफ्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या अप्रोच रखनी, कौन सी छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअली आप भूल जाओगे और मैं आपको रिमाइंड कराने आया हूँ। और इस वीडियो के बाद आपको सच में कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपको कितनी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है लास्ट 4 मंथ में। एंड उसके साथ में कुछ जनरल पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ कि नीट 2023 में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगी। अगर आप गलती से 300 क्रॉस नहीं कर पाए, 310 या 20 पर अटक गए तो सिलेक्शन भी आपका कंफ्यूज रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो आपको अपना बायो में टारगेट 360 का ही लेके चलना है। शायद आपका पेपर टफ आ जाए, उसके बाद आपके एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि अपना हाई टारगेट रखे चलोगे तभी आप अचीव कर पाओगे। सेकेंडली, फिजिक्स आपका रैंक डिटरमाइन करने वाला है। आपने जितना स्ट्रॉन्ग अपना फिजिक्स कर लिया, आपको उतना बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर आपकी एक अच्छी AIR लाने के लिए। क्योंकि अगर आपके नीट के रिजल्ट आप देखोगे ना, जब लोगों के केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, लेकिन परसेंटाइल लोगों की फिजिक्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट की फिजिक्स में कम ही होते हैं, तीनों सब्जेक्ट अगर आप देखोगे। एंड केमिस्ट्री ऑफकोर्स इन दोनों को हेल्प करेगी, जो एक जनरल सब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में। अब मैं कुछ जनरल पॉइंट बता रहा हूं कि आपको आखिरी के 2 महीने में कोई भी चैप्टर चालू नहीं करना। आपको जितना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जैन एंड तक, फेब मिड तक कंप्लीट कर दो। जो नेगेटिव शब्द होते हैं ना हमारी नीट प्रिपरेशन में, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, क्या हो पाएगा, ये सारी चीजें तभी आती जब हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई रहती। और नीट के 1-2 महीने पहले आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको वही चीजें, वही चैप्टर, वही थियोरी बार बार पढ़नी है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील आएगा। अगर आप एंड मंथ में या 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कोई नए चैप्टर उठा रहे हो, नई चीजें कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको बहुत अनफेमिलियर लगेगी, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने बनते हैं। अभी टाइम है, अभी उतना प्रेशर नहीं, तो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख दो ताकि आखिरी के 2-3 महीने में रिवीजन आप अच्छे से कर सको। एंड मार्क माई वर्ड, यू नीड मिनिमम 2 मंथ ऑफ इंसेन टेस्ट सीरीज, इंसेन प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस फॉर अ नीट 2023। उसके साथ साथ मैं जनरल पॉइंट ये भी बता देना चाहता हूं, आप अपनी NCERT जब रीड करते हो या NCERT जब आप हाईलाइट करते हो, तो प्लीज आपको चाहे केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक हो, चाहे बायोलॉजी की हो, या फिजिक्स की जितने भी चैप्टर की आप रीड कर रहे हो, बिकॉज जैसे शब्द हुए या ऑल्दो जैसे आपके वर्ड्स हुए, प्लीज इन सबको अलग से हाईलाइट कर लो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि असर्शन रीजन हुए या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुए, अब एम्स की एग्जाम नहीं होती तो ये सब नीट के थ्रू ही आते हैं क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से टैकल अप कर पाओगे अगर आपने ऐसे शब्द को हाईलाइट कर लिया है। तो आप जितनी बार रिवीजन करोगे तो आपको पता है कि इन्हीं में से असर्शन रीजन बन के आना है। इसके अलावा वो लोग अलग से कोई असर्शन रीजन नहीं बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परस्यूइंग माय MBBS फ्रॉम GMC Vadodara अंडर द MS यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव क्लियर्ड माय नीट 21 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 639 मार्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि बायोलॉजी में अपना फुल का ही टारगेट लेके चलो, तभी आपके गलती से 1-2 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएंगे तो भी आपका 350 बहुत ही ज्यादा सेफ स्कोर है बायोलॉजी के लिए। एंड उसके साथ साथ आपको 4 महीने में कोई भी एक्स्ट्रा ट्रूमैन नहीं पढ़नी, कोई भी आकाश एलन की मॉड्यूल नहीं पढ़ी, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ NCERT पढ़नी। चाहे आपका टेस्ट सीरीज में बाहर से ही आ रहा है, आने दो, इग्नोर करो, वो मार्क्स को अपने एक्चुअल मार्क्स मत काउंट करो, बट आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है 4 महीने। NCERT के एक लाइन का डेप्थ समझने के लिए, रिविजन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दो बुक है, हम कभी भी एंड टाइम में लास्ट 1 मंथ में रीड कर लेंगे, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। अगर आप बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुके हो NCERT के साथ, उसके बाद भी आई वुड रिकमेंड कि वही चीजें बार बार पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा मत उठाओ। इसके साथ साथ NCERT को भी अपग्रेड करने के लिए मैंने जैसा कि कहा कि आपको NCERT लाइन बाय लाइन वाली ही सारी बुक सॉल्व करनी, जिसमें NCERT के ही क्वेश्चंस हो। जैसे मैंने अपनी 360 वाली वीडियो में बताया था कि आप डॉक्टर अली सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में बहुत कमाल की बुक है, कोई मैं प्रोमो नहीं कर रहा था उस बुक का। उस बुक ने एक्चुअली कैसे मेरे स्कोर को 360 अचीवेबल बनाया, वो उस बुक के अकॉर्डिंग ही मैं लेके आया हूँ। कुछ लोग MTG की भी बुक यूज करते हैं, मैंने आज तक उस बुक को खोला तक नहीं है, बट ओके, अगर आप यूज करते हो, आपको लगता है कि उसमें NCERT के हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ कवर्ड हो रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। मैं नहीं कहूँगा जबरदस्ती नई बुक खरीदो, पैसे बर्बाद करो। थर्ड थिंग, जो आप ऐप यूज कर सकते हो, अगर आपके पास दोनों बुक नहीं तो यू कैन यूज द मेमोनिट ऐप, जो कि बहुत अच्छा ऐप है। और जैसा भी आपने नीट 2022 में देखा कि आपके हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को वो लोग बस MCQ में रिकन्वर्ट कर दे रहे थे। वो लोग बड़े बड़े मैच द कॉलम दे देंगे, उसको MCQ में कन्वर्ट कर देंगे, ढेर सारे स्टेटमेंट लिख देंगे, उसको MCQ में कन्वर्ट कर देंगे। सो एक्चुअली दे आर आस्किंग ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड रीफ्रेमिंग इनटू MCQ फॉर्म। सो मेमोनिट हैज ऑल द टाइप ऑफ द असर्शन रीजन क्वेश्चन, ऑल द जंबल वर्ड्स क्वेश्चन, ऑल द फ्लैश कार्ड्स वाले क्वेश्चन, आपके मैच द कॉलम क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स नॉर्मल MCQs भी हैं। तो आप सारे टाइप के MCQ आपको अकेले में प्रैक्टिस करने, चाहे ट्रू फॉल्स हुआ, तभी आप नीट 2022 का पेपर अगर आपने देखा होगा तभी आप टैकल आउट कर सकते हो। जो बच्चों को बायोलॉजी पढ़नी है हिंदी में, तो मेमोनिट हैज बायोलॉजी इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, सो गो एंड ऑल द हिंदी स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ मेमोनिट ऐप। उसके साथ साथ मैं जैसे पर्सनली करता था, अगर मेरी टेलीग्राम पे पूरी NCERT हाईलाइट पड़ी हुई है बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबकी, तो मैंने हर चैप्टर के ऊपर है ना 10 लाइन खींच देता था
कि मेरा टारगेट है कि नीट के पहले ये 10 बार मेरी इस चैप्टर की रीडिंग हो जानी चाहिए, और जितनी बार मैं रीड करता था तो एक एक लाइन को मैं कैंसल आउट करता रहता था। तो आपको भी करना चाहिए कि आपका एक टारगेट हो जाएगा कि मेरी इतनी लाइन्स अभी भी बाकी है, तो मुझे इतनी बार अभी भी एनसीईआरटी और रीड करनी है। उसके साथ साथ एक बहुत ही की पॉइंट बता रहा हूँ कि 12th की एनसीईआरटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना बायोलॉजी के एज कम्पेयर टू 11th। 12th के सिलेबस में चैप्टर कंपेरेटिवली कम एज कम्पेयर टू 11th के चैप्टर, लेकिन वेटेज इक्वल है। कहीं ना कहीं 51 to 52% आपका 12th ही पूछते हैं, 49-48% आपका 11th पूछते हैं। उसका रीजन ये है कि 11th के जो भी चैप्टर्स उसमें आपको ज़्यादा लर्निंग चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा मेमोराइज करना है एज कम्पेयर टू 12th का सिलेबस जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप 11th के क्वेश्चन देखोगे तो आप एनसीईआरटी रट भी लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन 12th की एनसीईआरटी रटने वाली नहीं है। हर एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। जनरली लोग जेनेटिक्स यूनिट हुआ, बायोटेक हुआ, टर्म्स को लर्न कर लेते हैं, एनसीईआरटी को समझते नहीं, क्योंकि अच्छी टीचिंग एक तो कोचिंग में नहीं होती और वो लोग खुद भी एफर्ट्स नहीं डालते चैप्टर को पढ़ने के लिए। मैं भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही करके गया था। 12th की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और सब चीज़ों को रट रहा था, एग्जाम में सब वैनिश हो जाता है। आई एम सेइंग एग्जाम में आपको बस जो समझ में आ रहेगा ना सिर्फ वही आप अप्लाई कर पाओगे, बाकी सारी रटी हुई चीज़ें आप भूल जाओगे। आपको हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का, जैसे डीएनए प्रोब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में फ़र्क क्या होता है, एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, क्यों होता है। ये जब टर्म्स का आपको अच्छे से मतलब समझे रहे होगे तभी आप एग्जाम में है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 12th से मेजरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और 11th से मोस्टली रट्टे मार वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है सब चैप्टर भी ऐसे हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी ऐसा ही है आपका। सो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए 11th और 12th की बायोलॉजी को डील करने के लिए। इसके साथ ये तो मैंने कह दिया कि एमसीक्यू नाम का रहता है बायोलॉजी का। 2022 का पेपर देखो, लोग हर एक टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सबको बस एमसीक्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन आपको जो टाइप के मिल रहे हैं सॉल्व करो। द थिंग इज आपके दिमाग में नॉलेज फिट होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में परफेक्ट तरीके से नॉलेज फिट होगी तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन है आप सब कुछ आराम से टेकल आउट कर। लेट्स कम टू द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत वास्ट है। अगर आपने लिटरली जो बच्चों ने बहुत फोकस से रीड की है, फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक हर एक लाइन में इतनी इन्फो है कि आप हर एक लाइन से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट जब इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो ना, ब्रेक ले लेके करो, एक बार में मत करो क्योंकि आखिरी पेज तक तो जीरो फोकस हो जाता है। आई वुड से ब्रेक लेके करो, लेकिन आखिरी लाइन तक अच्छे से अपना फोकस मेंटेन रखो। और जितनी भी बार इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, एज सच फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन कम ग्रेस्प करो और चीज़ों का जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा करो। कोई भी एलिमेंट हुआ, कोई भी ब्लॉक हुआ, उसका कोई आजकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ है, उस पर फोकस करो, क्योंकि नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट कि आज के करंट जनरेशन में वो चीज़ों को आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हो वो ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप देखो तो बायोलॉजी में भी बायोटेक हुआ, जेनेटिक्स हुआ, इसको क्यों इतनी प्रेफरेंस मिल रही है, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन इन्हीं सब चीज़ों का हो रहा है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम का एप्लीकेशन आप अपनी लाइफ में नहीं करने वाले हो, इवन नॉट एज अ डॉक्टर आप ये सब नॉलेज का अप्लाई करने वाले हो। तो आप इनऑर्गेनिक में अप्लाइड चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसके साथ साथ स्पेशल मेंशन टू ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो केमिस्ट्री में मिनिमम 2-3 बार सॉल्व होनी चाहिए। मैं तो आंसर्स भी इतनी बार कर लेता कि रटे गए थे मुझे, क्योंकि जितनी भी स्टेट लेवल एग्जाम होती है, जैसे आप गुड सीईटी ले लो, कर्नाटका में भी केसीईटी होती है जो बच्चे देते ही हैं। उसके साथ साथ जो आपकी नीट, ऑफकोर्स नीट एग्जाम्स हुई, जेईई की एग्जाम हुई, सब में केमिस्ट्री में तो सारे एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही घुमा फिरा के आते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में सारी एनसीईआरटी अपने अच्छे से सॉल्व कर ली, इंक्लूडिंग ऑल दोस आई टोल्ड, उसके साथ आपने एग्जाम्पलर सॉल्व कर ली, उसके साथ आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया अपने जो भी एग्जाम का है, तो आपका 70% है ना केमिस्ट्री का पेपर तैयार है आपके सामने। 30% थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक दो नए एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन वो लोग लाते रहते हैं। ऑफकोर्स इट्स अ नेशनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि उनको सबको पास करवाना है। तो अगर लेकिन आपने ये जो चीज़ें कर ली तो आपका 70 to 75% केमिस्ट्री का पेपर ऑलरेडी तैयार है। जो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑफकोर्स आपने सिलेबस, आपने नोट्स प्रिपेयर किया, आपने फॉर्मुलाज रिवाइज किया, तो आप ऑफकोर्स आराम से कर ही लोगे। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ उन्हीं के मैकेनिज्म लर्न करने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हीं में जो आपको डेप्थनेस चाहिए करो। एज सच कोचिंग वाले सबकी मैकेनिज्म लिखा देंगे, मत करो, एंड टाइम पे सब भूल जाने वाले हो। इसीलिए कह रहा हूँ जो एनसीईआरटी में जिसकी मैकेनिज्म है आप उन्हीं का सिर्फ लर्न करो। स्पेशल मेंशन टू ऑल द 4 अंडररेटेड चैप्टर्स जिनसे 5 क्वेश्चन पक्का है आना। जैसे बायोमोलिक्यूल्स हुआ उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ उससे 1 क्वेश्चन आएगा, पॉलीमर्स हुआ उससे 1 क्वेश्चन आने वाला है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री उससे 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 4 चैप्टर्स आपके 5 क्वेश्चन हर साल पक्के ही पक्के हैं। बाकी कोई चैप्टर छूट जाए, ये चैप्टर नहीं वो लोग छोड़ने वाले। तो जब आपके पास 5 क्वेश्चंस आपके हाथ में है ही, जब ये 4 चैप्टर है तो इनको भी प्लीज रीडिंग कर ही लो। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत रट्टे मार वाला चैप्टर है, आई नो, तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। पीवाईक्यू में जो टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं पहले उन पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो, उनको अच्छे से, उनके एग्जाम्पल्स अच्छे से रट लो, उसके बाद एक बार रीडिंग अच्छे से कर लो, इन केस वो लोग ने अगली बार दूसरे टॉपिक से पूछ लिया। सो और हम एनसीईआरटी रीडिंग की तो बात करते कि इनऑर्गेनिक की अच्छे से पढ़ो, तो हम एस ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पी ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डी ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एफ ब्लॉक तक हम एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते। और नीट 21 का पेपर देखा तो एफ ब्लॉक से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था कि अबाउट एफ ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और एफ ब्लॉक तो अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़
हर एक एनसीईआरटी, हर एक पेज, हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। सिर्फ जो स्टार्टिंग में हुए हैं टीचर्स के थ्रू और एंडिंग में जो फास्ट भगा दिए गए उन पे आपका ध्यान नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि नीट वाले कभी सोच के पेपर नहीं बनाते। वो लोग सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देते हैं और किसी भी टॉपिक से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके एनसीईआरटी में जितने भी टेबल दिए हुए हैं, क्योंकि वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल अपने एस ब्लॉक का एग्जांपल लो, तो उन्होंने सारे ग्रुप 1 एलिमेंट की जितनी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक रेडियस है, वो सबका उन्होंने वैल्यू लिख दिया है। आपको वैल्यू याद नहीं करनी, उस टेबुलर फॉर्म को आप ग्रेटर देन और लेस देन के फॉर्म में एक स्टिकी नोट में स्टिक कर लो, क्योंकि आप रेडियस का फर्क देखोगे तो आपको पता चलेगा बीच बीच में किसी एलिमेंट का रेडियस ज़्यादा है, किसी का कम है। वो ऐसे टेबुलर फॉर्म में आप डेटा लर्न करने को आपको कोई नहीं कह रहा, लेकिन वो सारी चीज़ों को आप अपने ग्रेटर देन या लेस देन फॉर्म में रख लो। ऑफकोर्स केमिस्ट्री में बहुत ऑब्वियस ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रेटर देन लेस देन का, इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट का, तो वो भी आप कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड द लास्ट द गोल्डन पॉइंट दैट आई रियली वांट टू गिव अबाउट द केमिस्ट्री इज, अपने साथ हमेशा एक A4 साइज पेपर है ना कैरी करके बैठो जब भी केमिस्ट्री रीड करो। जितनी भी आपको एक्सेप्शंस वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं, जितने भी आपको वॉलेटाइल पॉइंट लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है आप भूल सकते हो, वो सब उस A4 साइज पेपर में लिखते रहो। और ऐसे आपको रियलाइज होगा जब अपने सारे चैप्टर में ऐसे A4 साइज लेकर पेपर लेके बैठे थे, बहुत कॉम्पैक्ट वे में लिखो, छोटा छोटा बड़ा बड़ा मत लिखो, तो लास्ट में आपके पास 4-5 पेज जो A4 साइज रहेंगे, आप उसको स्टेपल कर दो। वो सारी चीजें एक्सेप्शन वाली वॉलेटाइल जो आपकी सारी वीकनेस है केमिस्ट्री की, जो आप भूल सकते हो, और नीट के एग्जाम पहले आप सिर्फ वही रिवाइज कर लोगे तो आपका जो वीक है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। ये मैंने भी पर्सनली किया था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल सब्जेक्ट फिजिक्स। और इस 4 महीने में आपको फिजिक्स में क्या करना है, सबसे पहले सबसे की रोल प्ले करता है आपका फॉर्मूला। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपको अगर फॉर्मूला सारे चाहिए तो आप मेमोरी टैब पे जा सकते हो, वहाँ पे सारे फॉर्मूला अच्छे से गिवन है। उस फॉर्मूला को लर्न कराने की टेक्निक्स के बेस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी प्रिपेयर्ड है, जैसे मैच द कॉलम हुए, जंबल वर्ड्स हुए, फ्लैश कार्ड्स वाले क्वेश्चन हुए, जिससे आपको सारे फॉर्मूलाज बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। एंड यू कैन अप्लाई ऑल्सो मेमोरी टैब पे फिजिक्स के सारे लेक्चर वीडियोस भी हैं, वो टॉपिक्स के जो बच्चों को वीक पढ़ते हैं, उन्होंने सारे टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाए। जो आपको रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जिससे नीट में बहुत हाई चांस है क्वेश्चन आने का, उसके लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट द मेमोरी टैब। अब उसके साथ आपको फिजिक्स में सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर और थर्मल फिजिक्स के जो तीनों चैप्टर आपको वो सबसे पहले कंप्लीट कर देने अलॉन्ग विद सेमीकंडक्टर चैप्टर। ये 7 चैप्टर्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, आपका 40% फिजिक्स का सिलेबस डन हो चुका है। बहुत ही अप्लाइड चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ईजी चैप्टर्स है, जो आप पढ़ोगे तो आपको फटाफट समझ भी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 में जो चैप्टर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मैग्नेटिक की जो दोनों चैप्टर हैं और EM वेव्स, ये 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लेने हैं। ऑफ कोर्स ये चैप्टर्स और वो चैप्टर मिला लोगे तो आपका 75% ऑफ फिजिक्स रेडी है। और ये मैंने रैंकिंग भी उन्हीं बेस पे दी है कि इजी टू डिफिकल्ट आप जाओ। और लास्ट में जो 25% बचता है उसमें आपका आता है SOP, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स। ये सब आपको लास्ट में आपको 25% में करना है। और इसमें भी आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना, आपको सारे डायरेक्ट फॉर्मूला, सारे शॉर्ट ट्रिक्स सब लर्न करने हैं आपको ये 25% चैप्टर्स में। ये कभी मत सोचना कि ये जितने भी आपके मैकेनिक्स वाले चैप्टर में आपको रियल फीलिंग जब तक नहीं आती, आप बहुत साइंटिस्ट वाले वे में इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाते, आपसे नीट क्लियर नहीं होगा, आप फिजिक्स टैकल आउट कर नहीं पाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे से सारे चैप्टर में ड्रॉप ईयर में भी समझ नहीं पाया था, मैंने सबके शॉर्ट ट्रिक्स, आपके फॉर्मूलाज लर्न कर लिए। तो मैंने एज सच नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो, आपका हो जाएगा। आपको जेई एडवांस और जेई मेंस क्लियर नहीं करना है सारे क्वेश्चन और चैप्टर्स के साथ। तो ये फीलिंग मन में हटा देना कि ये सारे चैप्टर का हम एक्चुअल कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो हमारा नीट में क्वेश्चन बनेगा नहीं। एंड ऑल दैट, इट्स कंप्लीटली फाइन। जो चैप्टर्स आपके फिजिक्स में नहीं बन रहे, आप उन पे मेहनत कर लो सिंसियरली, डिसिप्लिन के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहे तो वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स के साथ अपना नीट पे इफेक्ट ऐसा मत आने दो। लास्ट आपको ये सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है, तो जिससे आपका फिजिक्स 100% काफी अच्छे से हो जाएगा। डिस्क्लेमर, ये सारे स्ट्रेटेजी के साथ आपको रेगुलरली PYQ सॉल्व करते रहने। PYQ से कितना ज़्यादा पेपर आता है मैंने आपको ऑलरेडी कितने वीडियोस में एग्जांपल दे दिया है, तो आपको PYQ भी साथ में सॉल्व करनी ही है। एंड एज यूजुअल केमिस्ट्री की तरफ आपको फिजिक्स में भी एक A4 साइज पेपर लेके बैठना है हर एक चैप्टर के साथ। वो फॉर्मुलेस मत लिखो जो आपको इजीली ऑफ कोर्स याद है, जो बहुत ऑब्वियस फॉर्मुला है कि आप 3 लॉज ऑफ मोशन और ये सब लिख रहे हो। जो भी वॉलेटाइल फॉर्मुला है, जो भी आप अपने एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स आपने सीखी है क्वेश्चन को टैकल आउट करने की, वो लो सारी चीज़ें आप उस A4 साइज पेपर में लिख के रखो, जैसे मैंने भी लेके रखा था। एंड लास्ट आपका जब पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो आप वो 5-6 A4 साइज पेपर में आपके सारे वो फॉर्मुलाज होंगे जो आप भूल सकते हो, जो वॉलेटाइल है, जो अंडररेटेड फॉर्मुलाज है, जिन पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से टैकल आउट कर पाओगे। अगेन नीट के कुछ दिनों पहले आप ये सब रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलने वाला है। लास्टली हम आ जाते हैं टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज का सीन आपको ऐसा रखना है कि अभी से लेके मार्च के कुछ दिनों तक, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4-5 डेज आप वीक में एक टेस्ट दोगे, मोर देन इनफ है। क्योंकि अभी से लेके आपको मार्च तक ये फोकस रखना है कि आप ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा नॉलेज ग्रैस्प करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग स्किल रख लो। और मार्च के कुछ दिनों तक आपकी जब परफेक्टली आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी तो मार्च से लेके आपको अप्रैल मिड तक आपको हफ्ते में 2 बार टेस्ट देने हैं।
फिर अप्रैल मिड से लेके मई 7 तक आपको हफ्ते में 3 बार टेस्ट देना, और उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। लेकिन ऐसे आपको पहले वीक में 1 बार टेस्ट देना है, फिर वीक में 2 बार देना है, फिर आपको वीक में 3 बार बढ़ा देना है। और इतने टेस्ट आप दे लोगे तो ऑफकोर्स आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ ही जाएगा। ये सारी टेस्ट की आपको टेस्ट एनालिसिस रिव्यू भी लिखनी है, सारी गलतियाँ जो हैं उससे एक अलग पतली सी नोटबुक मेंटेन रखो। मैंने अपने वीडियोज़ में बताई भी है, मैंने भी ऐसी मेंटेन की थी। और मैंने नीट के एक दिन पहले ये टेस्ट एनालिसिस वाली नोटबुक, जिसमें मेरी सारी वीकनेस और सारी गलतियाँ और केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो वॉलेटाइल शीट जो मैंने बनाए थे, जिसमें मेरे सारे वॉलेटाइल और डिफिकल्ट फॉर्मुलाज थे जो मैंने अभी तक भूल सकता था, वो सब लिख लिए थे। ये 3 चीज़ मैंने नीट के एक दिन पहले रिवाइज की थी, जिसको मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिल गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। ऑफकोर्स जब इतना आपको फीलिंग आ जाएगा तो आपके कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उस दिन। सो दिस वॉज द स्ट्रेटेजी दैट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर। आप बताओ, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, और ऑफकोर्स पॉसिबल है ये 4 महीने में, तो कौन आपका सिलेक्शन रोक सकता है? आई वुड से जिस बच्चे ने ये सब के साथ साथ अपने आप को, जिसने और अच्छे से जाना और उसने अपने हिसाब से और चीज़ों को सेट कर लिया और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर ली, ही कैन स्कोर 650 प्लस 680 प्लस जो भी आपका स्कोर है। दिस इज द आइडियल स्ट्रेटेजी दैट आई टोल्ड। जो सारी छोटी मोटी चीज़ें एज ए नीट एस्पिरेंट आपको सब ध्यान में रखनी चाहिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।